अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पहला अदृश्य इंसान भारत में पैदा हुआ था, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है। ये कहानी है ऐसे वैज्ञानिक की जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा था, लेकिन अपनी ही खोज का कैदी बन गया। कहते हैं कि हर महान खोज की एक कीमत होती है, लेकिन डॉक्टर नील वर्मा को नहीं पता था कि उसकी कीमत उसकी पहचान होगी। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और कहानी जंक्शन पर आप एक और कहानी सुन रहे हैं। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आती हूं और आज की कहानी है बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अदृश्य प्रयोग। बारिश की रात के 11:48। पूरे रिसर्च सेंटर में सिर्फ एक लैब की लाइट जल रही थी। अंदर बिखरे हुए कागज, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार चलते डेटा और बीच में खड़ा था डॉक्टर नील वर्मा। उम्र 32 साल, देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक में से एक। पिछले 10 सालों से वह एक ही सपना देख रहा था। क्या इंसान प्रकाश को इस तरह मोड़ सकता है कि वह दिखाई देना बंद ही हो जाए? आखिरी प्रयोग। नील ने टेस्ट ट्यूब उठाई। उसमें नीले रंग का पारदर्शी द्रव्य चमक रहा था। उसकी सहायक रिया घबराई हुई थी। रिया, सर अभी भी समय है, पहले जानवरों पर एक और टेस्ट कर लेते। नील ने मुस्कुराया। दुनिया की हर बड़ी खोज में किसी न किसी को पहला कदम उठाना ही होता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? नील कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर डर ही फैसला करेगा तो विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नील ने सीरम अपनी बाह में इंजेक्ट किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर उसकी हथेलियां कांपने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। रिया मशीनों की स्क्रीन देखने लगी, घबराकर, सर आपकी बॉडी का तापमान तेजी से गिर रहा है। नील ने अपने हाथों की तरफ देखा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। रिया की आंखें फैल गई। सर आपका हाथ। कुछ ही सेकंड में नील का पूरा हाथ गायब हो चुका था, फिर बाहां, कंधा, चेहरा और पूरा शरीर। रिया के सामने अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हवा में तैरती हुई आवाज थी। नील हंसते हुए, रिया हमने कर दिखाया। रिया की आंखों में आंसू निकल गए। सर आप सचमुच अदृश्य हो गए हो। नील खुशी से बाहर निकल पड़ा। उसे लगा वह अब दुनिया बदल देगा। वह बिना दिखाए दिए रिसर्च सेंटर की गलियारों में घूमने लगा। गार्ड उसके बिल्कुल पास से गुजर गए, किसी ने उसे देखा ही नहीं। नील मुस्कुराया, लेकिन तभी 2 वैज्ञानिकों की बातचीत सुनाई दी। पहला वैज्ञानिक, नील बहुत प्रतिभाशाली है। दूसरा कहता है, प्रतिभाशाली नहीं, खतरनाक। अगर उसका प्रयोग सफल हो गया तो सरकार सबसे पहले उसी पर कब्जा करेगी। नील पहली बार चुप हो गया। क्या लोग सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? रात के 2 बज रहे थे। नील वापस लैब पहुंचा। रिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन लैब का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव गायब था और मेज पर एक काला लिफाफा रखा था। नील ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुमने जो बनाया है अब वह हमारा है। नील के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। कौन? तभी लैब के अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज आई, हम पिछले 3 साल से तुम्हें देख रहे हैं डॉक्टर नील। नील और रिया दोनों उस दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में वे सिर्फ 2 लोग थे, या शायद 3। लैब में सन्नाटा पसरा। नील और रिया उस अंधेरे कोने की तरफ देख रहे थे जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, सर क्या यह आपकी आवाज ही गूंज रही है? नील ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वहां कोई था। मुझे उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दी थी। नील ने लैब के सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए। रात की रिकॉर्डिंग चलने लगी। कुछ समय सामान्य था, फिर 12:19 पर वीडियो अचानक से 5 सेकंड के लिए रुक गया। जब रिकॉर्डिंग वापस चली तो लैब का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर आता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रिया की आंखें फैल गई। सर इसका मतलब, नील ने धीरे से कहा, कोई और भी अदृश्य हो सकता है। नील ने अपनी रिसर्च डायरी निकाली। उसे याद आया, करीब 7 साल पहले
इसी प्रोजेक्ट पर एक और वैज्ञानिक काम कर रहा था। नाम था डॉक्टर कबीर सेन, लेकिन अचानक वह गायब हो गया था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, प्रयोग असफल रहा, वैज्ञानिक लापता है, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसी शाम नील के लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन टाइप हुई, अगर सच जानना है तो बेसमेंट 9 में आओ, अकेले। रिया घबरा गई। सर, यह जाल भी हो सकता है। नील मुस्कुराया, अगर कोई मुझे देख ही नहीं सकता तो मुझे किस बात का डर। रात के ठीक 12 बजे नील पहली बार रिसर्च सेंटर के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, बेसमेंट 9, जहां पिछले कई सालों से कोई नहीं गया था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, अंदर धूल, टूटी मशीनें, पुराने प्रयोगों के निशान। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, उस पर एक फाइल। नील ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमने वही गलती की है जो मैंने की थी। नीचे हस्ताक्षर थे, डॉक्टर कबीर सेन। फाइल में लिखा था, अदृश्य होना विज्ञान नहीं, एक संक्रमण है। पहले शरीर गायब होता है, फिर पहचान, फिर यादें, और आखिर में तुम्हें अपना चेहरा भी याद नहीं रहता। नील के हाथ कांपने लगे। ये असंभव है। अचानक बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी इमारत की बिजली चली गई। घना अंधेरा। फिर नील को अपने बिल्कुल पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगले ही पल उसके कंधे पर किसी का हाथ आया, बर्फ जैसा ठंडा। नील ने झटके से पीछे हाथ मारा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी और वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। भाग जाओ नील, अभी भी समय है। नील किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकला। रिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने घबरा कर पूछा, सर अंदर क्या हुआ? नील कुछ बोल ही रहा था कि उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जहां सीरम लगाया था। वहां की त्वचा फिर से पारदर्शी होने लगी थी, लेकिन इस बार सीरम लिए बिना नील फुसफुसाया, ये वापस क्यों शुरू हो गया? और तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, स्वागत है डॉक्टर नील, अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। फ़ोन कट गया। नील ने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर का नाम लिखा था, इनविजिबल सब्जेक्ट 1। नील के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत उसी नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन बंद था। रिया ने पूछा, सर कौन था? नील ने धीरे से जवाब दिया, शायद वह इंसान जो मुझसे पहले अदृश्य हुआ था। अगली सुबह नील और रिया ने डॉक्टर कबीर सेन की पुरानी लैब की पूरी तलाशी ली। एक पुरानी स्टील की अलमारी के पीछे उन्हें एक गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खुलते ही सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर और नीचे जा रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। रिया ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर सैकड़ों समीकरण लिखे हुए थे। बीच में एक बड़ा शीशा लगा था, लेकिन उस शीशे में नील का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। वह कुछ पल उसे देखता रहा। फिर अचानक शीशे में एक दूसरा चेहरा उभरने लगा। एक थका हुआ दाढ़ी वाला आदमी। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। रिया घबरा गई। सर आपने देखा? नील ने धीरे से बोला। हाँ, वह कबीर था। अगले ही पल चेहरा गायब हो गया। कमरे के कोने में एक पुराना रिकॉर्डर रखा था। नील ने उसे चलाया। रिकॉर्डिंग में टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं हार गया। मैंने अदृश्य होने का फॉर्मूला बनाया, लेकिन ये सिर्फ शरीर को नहीं बदलता, ये दिमाग को भी बदल देता है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। उसी समय कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हवा में किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। एक कुर्सी अपने आप हवा में उछलकर दीवार से टकरा गई। रिया चीख पड़ी, सर यहाँ कोई है। नील ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, कोई नहीं, कोई अदृश्य है। अचानक हवा में धूल उड़ने लगी और धीरे धीरे एक इंसानी आकृति अपने आप बनने लगी। पहले हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। उसके सामने करीब 50 साल का एक आदमी खड़ा था।
कमज़ोर, थका हुआ लेकिन जिंदा। वह था डॉक्टर कबीर सेन। रिया हैरान रह गई। आप 5 साल पहले कहाँ थे? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। मैं यहीं था, बस किसी की नज़रों में नहीं। कबीर ने नील की तरफ देखा। नील, तुम्हें लगता है कि तुमने ये फॉर्मूला बनाया है? नील चौंक गया। क्या मतलब? कबीर ने मेज पर रखी पुरानी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसमें नील के रिसर्च नोट्स थे, लेकिन तारीख 12 साल पुरानी। नील हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? कबीर बोला, तुम्हारी पूरी रिसर्च चोरी की गई थी और तुम्हें उसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने के लिए चुना गया, ताकि अगर प्रयोग असफल हो तो दोष तुम्हारे सिर पर आए। नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पूरे कमरे में लाल रंग की चेतावनी लाइट जल उठी। एक मशीन की आवाज गूंजी, सेल्फ डिस्ट्रस्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड। रिया घबरा गई। सर, 5 मिनट में पूरी लैब उड़ जाएगी। कबीर ने शांत होकर नील की तरफ देखा। अब फैसला तुम्हारा है। दुनिया को ये फॉर्मूला देना है या हमेशा के लिए खत्म कर देना है। नील ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी जेब में सीरम की आखिरी शीशी थी। अगर उसने उसे इस्तेमाल किया तो शायद सबको बचा सकता था, लेकिन शायद हमेशा के लिए खुद भी अदृश्य हो जाता। रिया, नील, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। कबीर शांत खड़ा रहा, जैसे वह इस पल का कई सालों से इंतजार कर रहा हो। नील ने पूछा, कबीर सर, यह सब किसने किया? कबीर ने गहरी सांस ली। जिस संस्था के लिए हम काम करते हैं उसका मकसद विज्ञान नहीं, वह अदृश्य सैनिक बनाना चाहती है, ऐसे जासूस जिन्हें कोई देख ना सके। जब मैंने मना किया, उन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्रयोग ने मुझे मरने के बजाय दुनिया की नजरों से गायब कर दिया। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। वह था प्रोफेसर आर्यन मेहरा, नील का गुरु, जिसने उसे बचपन से सिखाया था। सर, आप? प्रोफेसर मुस्कुराया। हाँ नील, ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था। तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सबसे प्रतिभाशाली थे। प्रोफेसर ने कहा, यह सीरम मुझे दे दो, हम पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना सकते हैं। नील ने सिर हिलाया। विज्ञान का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें गुलाम बनाना नहीं। प्रोफेसर ने अपनी सुरक्षा गार्डों को इशारा किया, लेकिन उसी पल नील ने सीरम की आखिरी शीशी अपने हाथ में लगा ली। कुछ सेकंड में वह फिर से अदृश्य हो गया। गार्ड इधर उधर देखने लगे। अचानक एक गार्ड का हथियार हवा में उड़ गया, दूसरा जमीन पर गिर गया। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिखाई न देने वाला योद्धा लड़ रहा हो। लड़ाई खत्म होने के बाद नील मशीन के सामने खड़ा था। उसके सामने 2 बटन थे। लाल फॉर्मूला दुनिया भर के सर्वर पर भेज देता और हरा सारा डेटा हमेशा के लिए मिटा देता। रिया बोली, नील, अगर तुमने इसे नष्ट कर दिया तो तुम्हारी 10 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नील मुस्कुराया। कुछ खोजें दुनिया को देने के लिए नहीं होती, कुछ खोजों को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसने हरे बटन को दबा दिया। पूरी लैब में चिंगारियां उड़ने लगी। मशीनें एक एक करके बंद होने लगी। सारा डेटा मिट गया। नील ने रिया और कबीर को बाहर की ओर धक्का दिया। रिया चिल्लाई, नील तुम भी चलो। लेकिन नील की मुस्कान नहीं बदली। अगर मैं बाहर गया तो वे मुझे ढूंढ लेंगे, अगर मैं यहीं रह गया तो यह राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दरवाजा बंद हो गया। कुछ ही सेकंड के बाद पूरा रिसर्च सेंटर जोरदार धमाके से हिल उड़ा। 1 साल बाद सरकार ने इस घटना को एक दुर्घटना घोषित कर दिया। डॉक्टर नील वर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। रिया ने उसकी याद में एक विज्ञान छात्रवृत्ति शुरू की। कबीर बिना किसी को बताए फिर कहीं गायब हो गया। एक रात दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। वह पटरी की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी अनदेखे हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। बच्ची बच गई। लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर हवा में किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, हर खोज का अंत नहीं होता, कुछ खोजें अपने खोजकर्ता के साथ जिंदा रहती हैं। और फिर हवा का एक झोंका आया,
जैसे कोई अदृश्य इंसान वहां से गुजर गया हो। शायद असली ताकत अदृश्य होने में नहीं थी, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में थी। क्योंकि विज्ञान इंसान को शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही तय करती है कि वह उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे और ताकत मिलती है और हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए नई कहानियाँ लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।